इस वीडियो के अंदर हम सेल साइकिल के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। और ये जो है तो बहुत ही छोटा वीडियो होगा जिसके अंदर आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी सेल साइकिल के बारे में। और आप जो है तो इसको रिवाइज कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट के अंदर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सेल साइकिल क्या है। तो ये क्या है, एक कंट्रोल प्रोसेस है जिसके अंदर सेल जो है तो ग्रो करता है और अपने डीएनए को कॉपी करता है और फिर बाद में जो है तो 2 डॉटर सेल के अंदर खुद को डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये सेल साइकिल का एक ओवरव्यू हो गया, आपको छोटा सा उसके बारे में एक डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो ओवरव्यू देखते हैं हम, ओवरव्यू के अंदर क्या है, तो या सारांश कह सकते हैं सेल साइकिल का। सेल साइकिल 2 मेन पार्ट्स में होता है, एक है इंटरफेस और एक है एम फेज। तो सेल साइकिल 2 मेन पार्ट में होता है, एक इंटरफेस और एक है एम फेज। इंटरफेस में सेल जो है तो ग्रो करता है और डीएनए को कॉपी करता है, अपना डीएनए जो उसका डीएनए होता है उसे वो कॉपी करता है। उसके बाद में एम फेज है, तो एम फेज में सेल डिवाइड होकर नए सेल्स बनाता है, ठीक है। इसी पूरा प्रोसेस जो है तो चेक पॉइंट द्वारा होता है। अब चेक पॉइंट्स क्या है वो हम आगे देखने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स के देख लेते हैं कौन से हैं। तो पहला है G1, दूसरा है S, तीसरा है G2 और तीसरा है M, चौथा M है और पांचवा G0 है, ठीक है। तो ये सब फेज़ है। अब ये हर फेज़ में क्या क्या होता है कि छोटा सा उसको देख लेते हैं हम कि G1 फेज़ के अंदर क्या होता है। तो इसके अंदर सेल तो ग्रो करता है और नॉर्मल काम करता है, ठीक है। उसके बाद में S फेज़ के अंदर क्या होता है, डीएनए की कॉपी होती है इसके अंदर, या डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एस फेज़ के अंदर। G2 फेज़ के अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर वो खुद को ग्रो करता है सेल और माइटोसिस की तैयारी होती है इसके अंदर। और ये चेक होता है इसके अंदर कि डीएनए डैमेज है या नहीं है, ठीक है। एम फेज़ के अंदर क्या होता है, तो एम फेज़ के अंदर 2 काम होते हैं। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और बाद में जो है तो साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। न्यूक्लियस जो डिवाइड होता है उसको कहते हैं माइटोसिस और साइटोप्लाज्म जो डिवाइड होता है उसे कहते हैं साइटोकिनेसिस, ठीक है। उसके बाद में है G0 क्या है, G0 फेज़ क्या है, तो ये रेस्टिंग स्टेज होती है, ठीक है। इसके अंदर सेल जो है तो स्पेशल काम करता है और डिवाइड नहीं करता है खुद को, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अब जो है तो हम देखते हैं आगे। अब चेक पॉइंट देख लेते हैं। चेक पॉइंट्स इंश्योर करते हैं कि हर फेज़ सही से कंप्लीट हो जाए। अगर प्रॉब्लम हो तो साइकिल रुक जाता है, ठीक है। तो ये जो है तो हर फेज़ को जो है तो स्मूथली चलाने के लिए एक तरीके से पॉइंट है या जांच बिंदु है कि भाई यहाँ पर जो है तो मालूम पड़ जाएगा कि सही तरीके से काम हो रहा या नहीं हो रहा, ठीक है। इसके बाद में सबसे पहला है G1 चेक पॉइंट। ये रेस्ट्रिक्शन पॉइंट भी कहा जाता है इसे, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेल साइज, न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ, सिग्नल चेक होते हैं इसके अंदर। क्या क्या चेक होता है, सेल साइज, न्यूट्रिएंट्स और ग्रोथ जो है तो इसके अंदर चेक होते हैं। डीएनए डैमेज भी चेक होता है इसके अंदर, ठीक है। डिसाइड करता है एस फेज़ में जाना है या G0 में रहना है, ठीक है। तो इसी के अंदर मालूम पड़ जाता है हमें क्या एस फेज़ में जाना है या G0 में ही रहना है, ठीक है। इसके बाद में G2 चेक पॉइंट्स क्या है, तो इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है, कंप्लीट हुई या नहीं है ये चेक होता है। इसके बाद डीएनए डैमेज भी चेक इसके अंदर डबल होता है और माइटोसिस के लिए रेडी है या नहीं ये भी इसी के अंदर चेक होता है। इसके बाद में क्या है, एम चेक पॉइंट है, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट भी इसे कहा जाता है, ठीक है। सभी क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर्स से सही तरह जुड़े हैं या नहीं ये चेक किया जाता है और सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होने से पहले इसमें चेक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 चेक पॉइंट्स देख लिए, कौन सा G1 चेक पॉइंट, दूसरा है G2 चेक पॉइंट्स और तीसरा है M चेक पॉइंट्स, ठीक है। तो ये चेक पॉइंट्स क्या है, एक तरीके से हर रास्ते पर जैसे कि सिग्नल्स होते हैं कि आगे जाना है या नहीं है, या रुक जाना है या पीछे जाना है, ये सब जो है तो इसी के अंदर चेक होता है। और एक तरीके से सेल का काम स्मूथली रन हो ये इसके अंदर इंश्योर होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे। सेल साइकिल को क्या कंट्रोल करता है। अब देखो 2 तरीके से कंट्रोल होती है सेल साइकिल, एक है इंटरनल फैक्टर और एक है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर जो अंदर के अंदर होती है, एक्सटर्नल फैक्टर जो बाहर से होती है, ठीक है। तो इंटरनल फैक्टर के अंदर आएगा साइक्लिन आएगा, उसके बाद में CT केज आएगा, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस आएगा, ठीक है। उसके बाद में ट्यूमर सप्रेस प्रोटीन्स आएगा जैसे कि P53 या RB और डैमेज रिस्पॉन्स प्रोटीन भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये इंटरनल तरीके से उसको जो है तो अफेक्ट करते हैं सेल साइकिल को। बाहर से क्या क्या अफेक्ट करता है ये देख लेते हैं हम। ग्रोथ फैक्टर अफेक्ट करेगा, दूसरा न्यूट्रिएंट्स और तीसरा है सेल टू सेल सिग्नल्स और चौथा है अटैचमेंट टू सरफेस। अगर सेल चिपकी नहीं है तो डिवाइड नहीं करती है, ठीक है। अब कैसे काम करता है ये सब, तो साइक्लिन CDK से बाइंड करके एक्टिव कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जो सेल को आगे बढ़ाते हैं। अगर डीएनए डैमेज या गलत सिग्नल मिले तो चेक पॉइंट्स CDKs को ब्लॉक करके साइकिल रोक देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है ये। अब रिजल्ट और परिणाम क्या क्या है, तो ये हमें रिजल्ट कब मालूम पड़ेगा जब हम देख लेंगे। तो ये क्या, एम फेज़ के अंदर माइटोसिस, न्यूक्लियर डिवीजन प्लस साइटोकिनेसिस, साइटोप्लाज्म किस तरीके से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरफेस के अंदर क्या होता है, एम फेज़ से पहले। तो ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि किस तरीके से एम फेज़ के अंदर काम होता है। तो पहला होता है इंटरफेस, बाद में होता है दूसरे पर जो है तो प्रोफेस आता है, तीसरे पे आता है मेटाफेज, चौथे पे आता है एनाफेज, पाँचवा आता है टीलोफेज और पाँचवा आता है साइटोकिनेसिस, ठीक है। रिजल्ट में 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डिप्लॉयड 2N डॉटर सेल बनती है जो G1 फेज़ में
एंटर करती है, ठीक है। तो इस तरीके से उसके पूरे फेज़ होते हैं, तो इसको आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो फेजेज़ है नीट के अंदर डायरेक्टली पूछा जाता है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, पाँचवा कौन सा है, छठा कौन सा है, जुड़ा लगाइए, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से याद होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमने आज के इस लेक्चर को कंप्लीट किया। आपको अगर पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। देखने में बहुत बहुत शुक्रिया।